व्याकरण शिक्षण के माध्यम से भाषा का शिक्षण किस तरह से दिया जाए बच्चों को, अर्थात व्याकरण शिक्षण के माध्यम से भाषा शिक्षण की हम कुछ विधियां भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम पहले देख लेते हैं व्याकरण शिक्षण क्यों जरूरी है। व्याकरण भाषा का व्यवहारिक विश्लेषण है, अर्थात कोई भाषा बच्चे को किस तरह से, मतलब जैसे हिंदी है, बच्चे को कितनी अच्छे तरीके से आई है, क्या वह उसको समझ पाया है, तो ये व्याकरण ही हमें सिखाता है। यह शिक्षा भाषा को अनुशासित रखता है, मतलब जो भाषा की शिक्षा है उसको अनुशासित रखता है व्याकरण, क्योंकि भाषा की उत्पत्ति पहले हुई है तथा भाषा का प्रयोग जब शिष्ट समाज द्वारा मान्य हो गया तो वह भाषा का निश्चित रूप बन गया। मतलब भाषा की उत्पत्ति तो पहले हो चुकी थी, लेकिन जो सभ्य समाज, शिष्ट समाज, अर्थात कि अच्छे तरीके से बोलना चाहिए, कि शब्दों का कैसे प्रयोग करना चाहिए, जब ये सीख गया समाज तो इसके द्वारा मान्य हो गया तो वह भाषा का निश्चित रूप बन गया कि भाषा का यही निश्चित रूप है। भाषा के उस मानक स्वरूप में व्यक्ति इच्छानुसार विकृति न करे, मतलब जो मान लिया गया भाषा का रूप उसमें व्यक्ति अपनी इच्छा से बदलाव नहीं कर सकता, और इसका नियंत्रण कौन करता है? व्याकरण ही करती है। भाषा तो नदी के प्रवाह की तरह है, जिस तरह से नदी बहती रहती है ऐसी भाषा बोली जाती है। व्याकरण भाषा रूपी नदी का तट है, तो जैसे नदी का एक तट होता है ऐसे ही व्याकरण भाषा का तट है। भाषा विश्लेषण में ध्वनि, वर्ण, शब्द तथा वाक्य की गणना की जाती है। व्याकरण का विभाजन इन्हीं तत्वों के आधार पर किया जाता है, तो इन्हीं के आधार पर व्याकरण का विभाजन किया जाता है। अब हम देखेंगे व्याकरण शिक्षण के माध्यम से भाषा के निम्न अंगों का शिक्षण होता है। किन अंगों का शिक्षण होता है? निम्न अंगों का। तो इसमें देखेंगे पहला है वर्ण विभाग, जिसमें ध्वनि, वर्ण, उच्चारण, संयुक्त व्यंजन आदि आते हैं। फिर आता है दूसरा शब्द विभाग, जिसमें शब्द परिभाषा, शब्द भेद, शब्दों का रूपांतरण, शब्द रचना, उपसर्ग, संधि, प्रत्यय, समास, अव्यय आदि आते हैं। इसके बाद आता है वाक्य विभाग, अर्थ, वाक्य रचना, भेद, अशुद्ध वाक्य, कारण, शुद्धिकरण, विराम चिन्ह, लोकोक्तियाँ, मुहावरे, सूक्तियाँ आदि। बालक भाषा के उपर्युक्त अंशों का शिक्षण पाठ्य पुस्तकों के शिक्षण के समय अध्यापक से प्राप्त करता है, अर्थात जो भाषा का शिक्षक होता है वह क्या कराता है? बच्चों को इसका ज्ञान कराता है। अब पाठ योजना में व्याकरण शिक्षण के उद्देश्य क्या हैं? व्याकरण जो सीखने का उद्देश्य भाषा के शुद्ध लिखने और शुद्ध बोलने की योग्यता का विकास करना है। मतलब भाषा को शुद्ध रूप से बोलना और लिखना व्याकरण के माध्यम से ही विद्यार्थी सीखता है। इन उद्देश्यों को दो भागों में विभक्त किया गया है। पहला है सामान्य उद्देश्य तथा विशिष्ट उद्देश्य, दूसरा इसका जो भाग है उसमें विभक्त किया गया है। एक तो सामान्य तथा दूसरा विशिष्ट उद्देश्य में। सामान्य उद्देश्य से अभिप्राय है भाषा के सभी तत्वों का सामान्य अध्ययन करना। ठीक है, भाषा शिक्षण के जो सामान्य उद्देश्य हैं वे ही व्याकरण शिक्षण के भी हैं। भाषा के निर्गुण स्वच्छंद प्रयोग से होने वाली विकृति का विरोध करना है। विशिष्ट उद्देश्य का आशय किसी भाषा के विशिष्ट तत्व जैसे संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय आदि के अध्ययन से है। व्याकरण शिक्षण के समय विशिष्ट उद्देश्यों में उस दिन जो नवीन व्याकरण तत्व का ज्ञान दिया जा रहा है उसका उल्लेख विशिष्ट उद्देश्यों में किया जाता है। अब देखेंगे पहले हम विशिष्ट उद्देश्य क्या है। तो
विशिष्ट उद्देश्य में उन शब्दों को लिखा जाए जिनका उच्चारण व अर्थ सिखाना हो। विशिष्ट उद्देश्य में क्या लिखा जाना चाहिए? जिनका उच्चारण व अर्थ सिखाना हो। उस नवीन संधि, समास, उपसर्ग आदि का उल्लेख करना चाहिए जिनका उस दिन सिखाना हो। सिखाने वाली नवीन रचना, विराम चिन्ह, सूक्ति आदि का उल्लेख किया जाए जो भी बच्चे को सिखाना है। व्याकरण शिक्षण को रुचिकर बनाने के सुझाव। व्याकरण शिक्षक को अधिक रुचिकर बनाने हेतु निम्नलिखित सुझाव इसमें दिए गए हैं। किसके लिए क्या सुझाव सही रहेंगे? तो जिसमें पहला सुझाव है, पाठ्य पुस्तक में गद्य पाठ व्याकरण के नियमों के अनुकूल हो। गद्य पाठ जो भी करा जाए उसमें व्याकरण के नियम सही होने चाहिए, जिससे कि व्याकरण को समन्वित करके पढ़ाया जा सके। दूसरा नियम है, व्याकरण शिक्षण का प्रारंभ व्यवहारिक व्याकरण से किया जाए तथा व्यवहारिक व्याकरण की शिक्षा भाषा संसर्ग विधि द्वारा प्रदान की जाए। तीसरा नियम है इसका, व्याकरण शिक्षण यथासंभव आगमन विधि से आरंभ करके निगमन विधि पर समाप्त किया जाए। ठीक है, मतलब उदाहरण से नियम की ओर इस तरह से बच्चे को सिखाया जाए। व्याकरण का प्रारंभ छोटी कक्षा में न किया जाए। नंबर 4 नियम है, व्याकरण शिक्षण क्रम रूप से किया जाए, अर्थात बोलने में लिखने के क्रम में व्याकरण के नियमों का पालन किया जाए। नंबर 5 है, सुविधानुसार उचित उदाहरण एवं श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग किया जाए। व्याकरण पाठ्यक्रम बालकों को मानसिक स्तरानुसार, मतलब जो मानसिक स्तर है उनका, उसके हिसाब से उनका व्याकरण शिक्षण कराया जाए। बालकों को व्याकरण के नियम रटाए न जाए कर समझाया जाए, मतलब बच्चों को कभी भी व्याकरण कर रटवाना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे वे कभी व्याकरण समझ भी नहीं पाएंगे। उन्हें व्याकरण का रोचक अभ्यास कराया जाए। बालकों को कहानी के आधार पर भी व्याकरण शिक्षण दिया जाए। कहानी में उचित संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि जिससे बच्चे छांटे, कहानी सुनाई जाए उसमें से बच्चों से पूछ लिया जाए कि इसमें संज्ञा शब्द क्या है, सर्वनाम या विशेषण क्या है, इनके द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति की जाए। व्याकरण को भाषा शिक्षण में साध्य मानकर साधन माना जाए। नंबर 8, बालकों को प्रोत्साहित करने के लिए विलोम पर्यायवाची शब्दों को लेकर बालकों में प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाए, मतलब बच्चों के अंदर ही प्रतियोगिताएं भी आयोजित करानी चाहिए। शिक्षण की उपादेयता। भाषा के मानक रूप की सुरक्षा के लिए उसके प्रयोग में एक रूपता रखने के लिए शुद्ध एवं तर्कसम्मत प्रयोग करने के लिए व्याकरण का ज्ञान आवश्यक है। संस्कृत भाषा अक्षुण्णता, शाश्वतता उसके व्याकरण के कारण आज भी है। व्याकरण न हो तो व्यक्ति निर्कुंज होकर, स्वच्छंद होकर मनमाने ढंग से प्रयोग करने लगता है। इससे भाषा में विकृति, द्रूहता आ जाती है। व्याकरण ज्ञान के बिना बालक में आत्मविश्वास की जागृति नहीं होती, मतलब आत्मविश्वास जागृत नहीं हो सकता बिना व्याकरण के। भाषा में स्वच्छंद व निर्कुंजता को रोकने के लिए वो उसके परिष्कृत स्वरूप को चिरस्थायी बनाए, मतलब लंबे समय तक रखने के लिए भी आज भी व्याकरण ज्ञान की आवश्यक उपाय देता है। ठीक है, व्याकरण का ज्ञान बहुत जरूरी है। उच्च प्राथमिक स्तर, जो उच्च प्राथमिक कक्षा हैं उनके लिए व्याकरण शिक्षण के उद्देश्य में व्यवहारगत परिवर्तन, ज्ञानात्मक उद्देश्य में भाषा के अंग तथा उपांगों का ज्ञान कराया जाता है। इसी प्रकार कौशलात्मक उद्देश्य में भाषाई कौशलों की वृद्धि विकास किया जाता है। अब देखेंगे हम व्याकरण शिक्षण की विधियाँ।
तो व्याकरण का विषय प्राय बालकों को शुष्क व नीरस लगता है, मतलब बच्चे थोड़ा सा इसमें आनंद लेना कम पसंद करते हैं अगर उसको सही तरीके से न समझाया जाए। इसमें बालक का कोई दोष नहीं है, बल्कि इसमें व्याकरण शिक्षण विधियों के वातावरण का दोष है। जिस रूप में उनके सम्मुख प्रस्तुत की जा गई हैं, बालकों का सानिध्य व्याकरण कैसी अमनोवैज्ञानिक विधियों से कराया जाता है। मतलब जो बच्चे जिसमें बच्चे नीरसता लाते हैं, लेकिन इसमें हम अगर उसको अच्छे से ज्ञान कराएं, आनंदित तरीके से व्याकरण का ज्ञान कराएं, तो बच्चे उसमें आनंद भी लेते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है व्याकरण के शिक्षण में। तो जो उनके लिए क्या हो जाती है, अरुचिकर होती, जिसमें वे रुचि नहीं लेते। व्याकरण शिक्षण में आनंद भाव लाने हेतु उनकी शिक्षण विधियों में उपयुक्त परिवर्तन लाना चाहिए। मतलब हमें परिवर्तन के हिसाब से उनको जिस तरह से जैसा माहौल है, बच्चे जिसकी किस तरह से उसको सीख सकते हैं, इस तरह से सिखाना चाहिए, जिससे व्याकरण की शिक्षा में सजीवता ला सकें तथा भाषा संसर्ग के साथ उसे रुचिपूर्ण सिखाया जा सके, भाषा के साथ उसे सही तरीके से सिखाया जा सके। व्यावहारिक रूप से व्याकरण शिक्षण को 3 रूपों में बांटा गया है। बालकों को व्याकरण के नियम बता दिए जाएं और वे उन नियमों का स्मरण करें व प्रयोग करें। मतलब वैसे तो मेरा मानना ये है कि समझाया जाए, ये ठीक है, इसमें दिया हुआ है, समझा हुआ हमेशा याद रहता है। दूसरा रूप यह है कि बालकों को अधिक से अधिक प्रयोग कराए जाएं और वे नियमों को खोज स्वयं करें, नियमों को खुद से सर्च करें वे। फिर तीसरा रूप बालकों को व्याकरण की शिक्षा अलग से न देकर भाषा के साथ ही दी जाए। इसे भाषा संसर्ग समवाय विधि कहते हैं। मतलब भाषा के साथ ही जब उसका ज्ञान कराया जाएगा व्याकरण का, तो बच्चे अच्छे से समझ पाएंगे। यह इस विधि में लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ हम निम्न महत्वपूर्ण प्रणालियों का विस्तृत अध्ययन करेंगे। जिसमें पहली है निगमन प्रणाली या सूत्र प्रणाली। यह प्रणाली सर्वाधिक प्राचीन प्रणाली है, मतलब बहुत पुरानी है। आज भी अनेक अध्यापकगण इस प्रणाली का ही प्रयोग करते हैं। इसमें व्याकरण के नियम उपनियमों को सूत्रबद्ध कर बालकों को क्या करते हैं, रटाया जाता है। अर्थात इसमें बालकों को व्याकरण संबंधी ज्ञान पहले दिया जाता है, उसके बाद उदाहरणों द्वारा नियमों को प्रयोग करना सिखाया जाता है। ठीक है, मतलब पहले बच्चों को क्या करते हैं, नियम और उपनियम रटवा देंगे। निगमन प्रणाली का मतलब ये है, और आगमन प्रणाली का मतलब है उदाहरण देकर समझाया जाना। जैसे हम संधि का ज्ञान देना है तो सर्वप्रथम संधि की परिभाषा बताएंगे, लेकिन ये गलत है। उच्च प्राथमिक कक्षाओं में ऐसे नहीं पढ़ाया जाता। उसमें तो क्या करते हैं, आगमन प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। जैसे संधि क्या है, 2 स्वर एवं व्यंजनों के समीप आने पर उनसे बनने वाला तृतीय वर्ण या शब्द में जो परिवर्तन होता है वह संधि है। उसके बाद कुछ वाक्य या शब्द बोलकर या लिखकर बालकों द्वारा उसमें से संधि शब्दों को छंटवाया जाता है कि इसमें संधि शब्द छांटिए कौन से हैं, इस तरह से सिखाया जाता है। ये निगमन प्रणाली है। इसी प्रकार संज्ञा के लिए परिभाषा, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, बताएंगे। इसके बाद कुछ वाक्य या लिखकर शब्द लिखकर संज्ञा को छंटवाएंगे। प्राचीन काल में संस्कृत के शिक्षा ग्रंथों में इसी प्रकार के सूत्र होते थे जिनकी केवल व्याख्या कर समझाया जाता था। इसमें दोष देखते हैं क्या है। यह विधि जो है अमनोवैज्ञानिक है, मतलब मनोवैज्ञानिक इस विधि को नहीं मानते। इस विधि में बालकों को नियम व सूत्रों को रटाना पड़ता है। इसके फलस्वरूप सूत्र व नियमों को रटना अरुचिकर, शुष्क व नीरस लगता है। मतलब बच्चे रटेंगे तो फिर उसको समझ नहीं पाएंगे, आगे प्रयोग भी नहीं कर पाएंगे सही से। इसलिए अपने आप में ये नीरस प्रणाली है। इसमें भाषा के प्रयोग का ज्ञान तथा अभ्यास नहीं हो पाता, और इसमें समय व श्रम दोनों का ही दुरुपयोग होता है। मतलब ये विधि सही नहीं मानी जाती है, मनोवैज्ञानिक विधि, इसीलिए इसको माना भी गया है। अब हम देखेंगे पाठ्य पुस्तक प्रणाली। यह विधि भी निगमन प्रणाली की तरह ही है। यह इसका दूसरा रूप ही है। मतलब जिस तरह से बच्चों को आगमन प्रणाली में उदाहरण देकर समझाया जाता है, इनमें नहीं समझाया जाते। अतः इसमें भी नियमों पर विशेष बल दिया जाता है कि नियम सिखाए जाए पहले, क्योंकि सूत्र प्रणाली संस्कृत से हिंदी में आई है
तथा पाठ्य पुस्तक प्रणाली अंग्रेजी से हिंदी में आई है। इस प्रणाली में व्याकरण शिक्षण का आधार एक पुस्तक होती है जिसमें व्याकरण के विभिन्न पक्षों पर सामान्य संक्षिप्त वर्णन होता है। उन पक्षों को उदाहरण सहित प्रस्तुत किया जाता है। इन्हीं को आधार मानकर अध्यापक कक्षा में बालकों को व्याकरण का ज्ञान कराता है। इसका भी दोष है, यह भी एक अमनोवैज्ञानिक विधि है, ठीक है, जो व्याकरण के अध्यापन को नीरस, शुष्क व अनाकर्षित बनाती है। इसमें भी मतलब दोष हैं, ये भी अच्छी मानी नहीं जाती है। अब देखेंगे हम आगमन प्रणाली। आगमन प्रणाली निगमन प्रणाली के बिल्कुल विपरीत प्रणाली है, जो बहुत अच्छी प्रणाली है व्याकरण के लिए। निगमन प्रणाली में पहले नियम बताकर फिर उसका प्रयोग बताए जाते हैं, जबकि आगमन प्रणाली में पहले प्रयोग बताकर फिर नियम की क्या कराई जाती है, खोज करवाई जाती है कि नियम ढूंढ कर बताओ। ये सबसे अच्छी प्रणाली मानी जाती है व्याकरण शिक्षण की। तो इसमें प्रत्यक्ष नहीं बताए जाते, लेकिन बच्चों को उदाहरण दिए जाते हैं जिससे वे उनको सीख जाते हैं कि हाँ अच्छा इसमें क्रिया है, क्रिया कौन सा शब्द है या संज्ञा कौन सा शब्द है, इससे बच्चे आसानी से समझ जाते हैं। उन नियमों की खोज कराई जाती है। व्याकरण जैसे विषय को आगमन प्रणाली के माध्यम से अत्यंत ही रोचक तथा सरल बनाया जा सकता है। सबसे अच्छी प्रणाली है ये। इसमें पहले कुछ उदाहरण बालकों के समक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं। बालक इन उदाहरणों के आधार पर ही नियम खोजते हैं, फिर इन नियमों का परीक्षण किया जाता है। इससे क्या होता है, बच्चे की सक्रियता बढ़ जाती है और मतलब वह अपना विचार करता है, उस पर उसका मानसिक विकास भी इससे संभव होता है। इस कारण इस प्रणाली को प्रयोग प्रणाली भी कहते हैं। इस प्रणाली को प्रयोग प्रणाली भी कहा जाता है। किसे? आगमन प्रणाली को। इसके सोपान है, पहला उदाहरण द्वारा इस प्रणाली का प्रस्तुतिकरण करना, दूसरा तुलना, निरीक्षण तथा विश्लेषण करना, तीसरा नियमीकरण का निष्कर्ष निकालना, नंबर 4 है प्रयोग एवं अभ्यास द्वारा इन नियमों की पुष्टि करना। इस प्रणाली में विशेष से सामान्य की ओर वाले सूत्र का प्रयोग करते हैं, मतलब विशेष रूप से सामान्य की ओर चलना। आगमन प्रणाली व्याकरण शिक्षण के लिए सर्वोत्तम प्रणाली मानी जाती है। इस विधि को पूर्णतः मनोवैज्ञानिक भी माना जाता है, मतलब मनोविज्ञान भी जो है, मनोवैज्ञानिक वे भी इसी विधि को महत्वपूर्ण मानते हैं, सबसे अच्छी मानते हैं। इसमें बालक अत्यंत स्वाभाविक ढंग से ज्ञान प्राप्त करता है, मतलब वह खुद भी करना सीख जाता है व्याकरण को अपने आप से। इससे प्राप्त ज्ञान अत्यंत दृढ़ व स्थायी होता है। इसमें बालकों की उत्सुकता जो है वह अंत तक बनी रहती है। समालोचना, यह मनोवैज्ञानिक विधि होने के कारण बालकों का अवधान विषय पर ही केंद्रित रखती है। इस विधि के मुख्य पद उदाहरण, नियमीकरण, निरीक्षण, नियमों की पुष्टि एक मनोवैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित है। सब मनोवैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित है इसके आगमन प्रणाली के। अब देखेंगे विश्लेषणात्मक पद्धति, आगमन निगमन पद्धति दोनों। विश्लेषणात्मक पद्धति को कोई नई पद्धति नहीं बल्कि आगमन व निगमन प्रणाली दोनों को सम्मिलित रूप है। इसमें आगमन पद्धति नियमों की खोज करते हैं तथा निगमन पद्धति द्वारा उस नियमों का प्रयोग करते हैं। इसमें नियम उपनियम देकर ऐसे प्रयोग लिए जाते हैं जिनमें अभिष्ट नियम परिलक्षित हों। उन नियमों को उदाहरण द्वारा पुष्टि की जाती है, जैसे संज्ञा पढ़ाने के लिए उपयुक्त विधि से नियम की खोज की जाएगी। उसके बाद अभ्यास के लिए बालकों को कुछ वाक्य लिखकर उनमें संज्ञा शब्द छंटवाए जाएंगे। समालोचना इसकी क्या है? यह विधि सबसे सुंदर विधि है क्योंकि इसमें आगमन प्रणाली के सभी गुण विद्यमान रहते हैं, लेकिन निगमन प्रणाली का एक भी दोष नहीं आता, क्योंकि नियम की खोज को बालक स्वयं करते हैं जो पूर्णतः मनोवैज्ञानिक है। इस प्रकार आगमन प्रणाली द्वारा मनोवैज्ञानिक विधि से नियमों की खोज और निगमन प्रणाली द्वारा नियम का प्रयोग, इस प्रकार से दोनों मिलकर इस प्रणाली की सबसे महत्वपूर्ण, इस प्रणाली को क्या है, सबसे महत्वपूर्ण प्रणाली
बना देते हैं। बालकों को रटने की प्रमुखता दी जाती है। केवल रटने मात्र से बालक नियमों का सही व शुद्ध प्रयोग में लाना नहीं सीख पाते। भाषा संसर्ग प्रणाली, यह प्रणाली व्याकरण शिक्षा के विरोधी प्रणाली है। उनके लिए यह प्रणाली सर्वोत्तम प्रणाली है, जो इस प्रणाली के सैद्धांतिक ज्ञान पर जोर नहीं देते और किस पर, केवल व्यवहारिक जो ज्ञान है उस पर जोर देते हैं। अर्थात इस प्रणाली में व्याकरण शिक्षक के सैद्धांतिक पक्ष पर बल न देकर उसके जो व्यवहारिक पक्ष है उस पर बल दिया जाता है। इसमें बच्चे को क्या दी जाती है, ख्याति प्राप्त जो लेखक होते हैं उनकी रचनाएं पढ़ने के लिए दी जाती हैं। बालक स्वयं इस बात का निर्णय करते हैं कि भाषा का सही स्वरूप कौन सा है। इस प्रकार उनका भाषा पर अधिकार हो सकता है। यह एक मनोवैज्ञानिक प्रणाली है, लेकिन यह सर्वथा अपूर्ण प्रणाली है। लेकिन यह क्यों? भाषा की शिक्षा दी जा सकती है, व्याकरण की शिक्षा नहीं दी जा सकती। भाषा के शुद्ध व अशुद्ध रूप का विवेचन करने का कोई मापदंड अवश्य होना चाहिए, जो इस प्रणाली में है ही नहीं, इसलिए इसमें दोष भी है। यह विधि अधिक समय लेने वाली विधि है, मतलब ज़्यादा समय लगता है इसे सीखने में। इस विधि से भाषा की कोई शिक्षा दे सकते हैं, व्याकरण की तो नहीं दी जा सकती। बालक इसमें भाषा की शुद्धता व शुद्धता के रूप का सही निर्णय नहीं ले पाता। भाषा के सहस्त्र नियमों भाषा संग्रम से सीखने जाने असंभव है, इसलिए इसमें भी दोष हैं। समवाय प्रणाली, यह प्रणाली भी संसरण विधि से मिलती है या उसका दूसरा रूप है। इसमें व्याकरण की शिक्षा समवाय रूप में दी जाती है, अर्थात व्याकरण की शिक्षा पृथक से देने की आवश्यकता नहीं, बल्कि रचना शिक्षण व गद्य शिक्षण के यथा अवसर अनुकूल व्याकरण शिक्षण स्पष्ट से दी जा सकती है। जैसे शब्द शिक्षण, वर्तनी शिक्षण, उच्चारण शिक्षण, वाक्य रचना शिक्षण आदि। अर्थात रचना पढ़ाते समय कोई वाक्य संज्ञा शब्द आए तो बालकों को संज्ञा का ज्ञान कराया जा सकता है। इसी प्रकार इसमें पद मतलब काव्य पढ़ाते समय छंद, अलंकार आदि की शिक्षा दी जा सकती है। इसमें पाठ्य पुस्तक का अध्ययन कराते समय अध्यापक व्याकरण के नियम समझाने के लिए प्रसंग ढूंढता है। इसी कारण इसे स्वाभाविक तथा रोचक विधि माना गया है, क्योंकि इसमें स्वाभाविक समस्या उत्पन्न होती है तभी उसका समाधान बता दिया जाता है। इसमें भी दोष है, इसके दोष देखते हैं क्या है। यह प्रणाली भाषा संसर्ग प्रणाली के समान ही है, अर्थात एक मनोवैज्ञानिक पद्धति तो है, लेकिन क्योंकि इसमें रचना शिक्षण के साथ साथ व्याकरण की शिक्षा दी जाती है, फिर भी इसमें कई कमियां कठिनाइयां हैं। पहला है, इस प्रणाली में व्याकरण के केवल व्यवहारिक ज्ञान की ही शिक्षा दी जा सकती है। दूसरी कठिनाई यह है कि गद्य शिक्षण के साथ साथ व्याकरण की शिक्षा दी जाए तो कभी कभी व्याकरण का शिक्षण प्रमुख बन जाता है तथा गद्य शिक्षण गौण हो जाता है, कम हो जाता है। मतलब गद्य का शिक्षण छोटा, एक तरीके से ऐसा लगेगा कि कम दिया जा रहा है अगर व्याकरण का शिक्षण करा जाए। जो इसका मूल उद्देश्य होता है व्याकरण का, वह छात्र जो होते हैं उससे भटक जाते हैं। इस विधि से व्याकरण शिक्षण कराने का कोई तार्किक क्रम नहीं है, इसलिए यह भी उपयुक्त मतलब बेस्ट या अच्छी प्रणाली नहीं मानी गई। अब देखेंगे हम प्रासंगिक पद्धति। इस पद्धति में व्याकरण के नियमों का प्रसंग के अनुसार प्रयोग करना सिखाया जाता है। यहाँ इस प्रणाली में पाठ्य पुस्तक के अध्ययन के बीच अध्यापक व्याकरण के नियम समझाने हेतु उपयुक्त मतलब कुछ अच्छे प्रसंग ढूंढता है जिससे बच्चों को व्याकरण का शिक्षण कराया जाए और जिससे बालक आसानी से व्याकरण समझ ले। इसमें अध्यापक को अधिक श्रम करना पड़ता है। इसके दोष देख लेते हैं। यह मनोवैज्ञानिक पद्धति है, लेकिन अध्यापन कराते समय प्रसंगवश ही व्याकरण अध्ययन कराया जा सकता है कि प्रसंग में आ गया तो मतलब कुछ शब्द आ गए तो इस तरह के जैसे संज्ञा आ गई हो सकता है कुछ जो हम और अलग से व्याकरण पढ़ाना चाहे वह ना आया हो, ऐसी भी समस्या हो सकती है। और बच्चों को फिर वही वाली बात है, गद्य अच्छे से समझ नहीं आएगा, कोई कहानी पढ़ा रहे तो कहानी से ध्यान भटक जाएगा, तो काफ़ी इसमें मतलब ज़्यादा उचित नहीं मानी जाती है। इसमें बालकों का अभ्यास उचित रूप में नहीं हो पाता। इसमें अध्यापक को भी अत्यधिक श्रम करना पड़ता है, ये भी मतलब ज़्यादा बढ़िया नहीं मानी गई है।
अब हम देखते हैं व्याकरण शिक्षण की समीक्षा करेंगे। तो जो ये उपयुक्त सभी व्याकरण शिक्षण विधियों से पृथक में से कोई एक विधि व्याकरण शिक्षण के लिए प्राथमिक उच्च प्राथमिक स्तर पूर्णतः उपयोगी नहीं है, पूरी तरह उपयोगी नहीं है। आगमन तथा भाषा संसर्ग विधि द्वारा मिला जुला शिक्षण किया जाना ही इस स्तर पर अधिक लाभदायक होगा। आगमन विधि ही सबसे ज़्यादा अच्छी मानी जाती है और इससे ही व्याकरण शिक्षण कराया जाना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तक के पाठों को आधार मानकर व्याकरण शिक्षण दिया जाना चाहिए। इसी प्रकार पाठ्य पुस्तक के पाठों को आधार मानकर औपचारिक एवं व्यवहारिक व्याकरण का अभ्यास देना चाहिए। औपचारिक रूप से बच्चों को व्यवहार मतलब करना चाहिए, उन व्याकरण का शिक्षण देना चाहिए उन्हें। उच्च स्तर पर भाषा संसर्ग प्रणाली उपयुक्त है। व्याकरण एक विज्ञान है, उसकी शिक्षा वैज्ञानिक ढंग से ही होनी चाहिए। अतः व्याकरण की शिक्षा आगमन विधि से ही दी जा सकती है। अभ्यास के लिए भाषा संसर्ग विधि और समवाय विधि दोनों का सहारा लिया जा सकता है। मतलब कोई पाठ पढ़ा रहे हैं, अगर हमें व्याकरण का अभ्यास कराना है तो उसके लिए हम सहारा ले सकते हैं। इस दृष्टि से जहाँ जो प्रणाली उपयुक्त प्रतीत होती हो वहीं उसके अनुरूप व्याकरण का शिक्षण करना उचित रहेगा। वैसे निष्कर्ष रूप से आगमन निगमन प्रणाली को व्याकरण शिक्षण के लिए मनोवैज्ञानिक विधि व एक पूर्ण विधि मानी गई है। इस प्रणाली में कई कठिनाइयां फिर भी इसे भाषा संसर्ग प्रणाली उत्तम माना जाता है, क्योंकि गद्य पद शिक्षण के साथ यदि उचित मात्रा में व्याकरण की शिक्षा दी जाए तो यह बहुत उपयोगी सिद्ध होगी। लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि व्याकरण शिक्षण के लिए मुख्य विषय की उपेक्षा न की जाए और न ही उसे गौण बनाया जाए। मतलब जो मुख्य विषय है व्याकरण शिक्षण कराने के लिए उसको गौण नहीं करना चाहिए, उसका भी अपना महत्वपूर्ण स्थान है। इसलिए व्याकरण का शिक्षण थोड़ा अलग से ही देना चाहिए। प्राथमिक स्तर के लिए व्याकरण शिक्षण विधि क्या है? प्राथमिक स्तर पर कक्षा 3 से अप्रत्यक्ष रूप से व्याकरण शिक्षण कराना चाहिए। पाठ पढ़ाते समय ही शिक्षक प्रासंगिक व्याकरण या व्यवहारिक व्याकरण सहगुस व्याकरण सिखा सकता है। इस स्तर पर व्याकरण के नियम सिद्धांत मतलब रटाने की जरूरत नहीं है। प्राथमिक कक्षाओं में आगमन विधि तथा भाषा संसर्ग विधि से सम्मिलित रूप में व्याकरण ज्ञान देना चाहिए। मतलब उदाहरण भी दिए जाने चाहिए और पाठ में से कुछ शब्दों को छांटने के लिए भी दिया जाना चाहिए बच्चों को। 5वीं कक्षा में व्यवहारिक व्याकरण प्रारंभ की जानी चाहिए। कक्षा 3 व 4 में गद्य शिक्षण के आत्मीकरण के समय व्याकरण प्रसंगानुसार पढ़ाई जाए। मतलब जब कोई कहानी आदि पढ़ा रहे हैं तो उसमें से व्याकरण पूछ सकते हैं। इसमें नियमों पर बल नहीं देना चाहिए। सारणी, रिक्त स्थान, पूर्ति, विलोम शब्द, एक वचन, बहुवचन, उपसर्ग, प्रत्यय आदि के उदाहरण देकर नए शब्दों का निर्माण करने के लिए कहा जा सकता है बच्चों को कि ये शब्द आपको दिया जा रहा है, जैसे अ दिया जा रहा है, इसे बनाओ, वाक्य बनाओ। खेलना किस तरह का शब्द है, क्रिया है, क्या है, मतलब इस तरह से पूछ सकते हैं। प्राथमिक कक्षाओं में प्रयोग पर विशेष बल देना चाहिए, क्योंकि अभ्यास द्वारा ही व्याकरण का ज्ञान बढ़ेगा। तो ये आज हमने व्याकरण शिक्षण की कुछ महत्वपूर्ण विधियाँ पढ़ी।